बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम अस्टिलैगो के बारे में बात करेंगे, जो स्मस का एक सदस्य है। टिलियोमाइसिटीज़ के हमने पहले एक सदस्य के बारे में पढ़ा है, पक्सीनिया के बारे में। वो यूराडिनल्स गण को बिलोंग करता है, और अस्टिलैगो जो है अस्टिलैजिनल्स गण को बिलोंग करता है। अस्टिलैजिनल्स को सामान्य भाषा में कंड कवक भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर काले रंग के बीजाणु का निर्माण होता है। जैसे कंडे का रंग होता है, उस तरह का रंग इनका होता है समूह में, इसलिए इनको कंड कवक कहा जाता है। इस गण के अंदर करीब 40 जातियां हैं, 700 प्रजातियां हैं इसकी। अगर अब इनके मुख्य लक्षण देखें तो अस्टिलैजिनल्स में ये जो कवक होते हैं ये पुष्पी पादपों के परजीवी होते हैं, और कंड रोग के कारक होते हैं। इनमें से अधिकांश जो है वह अविकल्पी परजीवी हैं, माने ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। इनको जीवित पादप तक पर ही संवर्धित किया जा सकता है, या वो उन पर ही ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ एक विकल्पी मृतोपजीवी के रूप में भी रहते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स के रूप में भी। तो वो परिस्थिति में इनको कुछ प्रजातियों को संवर्धित किया जा सकता है। इनका सबसे अधिक जो प्रभाव होता है पुष्पों पर पड़ता है। कवक जाल इनका सर्वांगी होता है, दैट मीन्स पूरे के पूरे जो प्लांट होता है उसमें इनकी माइसीलियम रहती है, लेकिन जो सिम्टम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, वो हमको पुष्पों के ऊपर दिखते हैं इनके। 2 प्रकार का कवक जाल इनमें पाया जाता है, प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल। प्राथमिक कवक जाल बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनता है और बहुत ही अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक मीन्स इतना कम कि कभी कभी जो प्राथमिक स्थिति होती है या हैप्लॉइड पर जो अवस्था होती है वो मात्र बेसिडियो बीजाणु तक ही सीमित रहती है। कुछ प्रजातियों में जैसे अस्टिलैगोमाइडिस में बनते हैं प्राथमिक कवक जाल, और उनके अंदर क्लैंप बंद नहीं होते, टीलियो बीजाणु नहीं बनते हैं। इनका जीवन चक्र में अधिकांश जो समय होता है वो द्विकेंद्र की अवस्था या द्वितीयक माइसेलम के द्वारा कवर किया जाता है, उसमें होता है। द्वितीय कवक जाल अंतराकोशिकीय और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब इंट्रा एंड इंटरसेलुलर। यदि केवल इंटरसेलुलर माइसीलियम होती है, कवक जाल होता है अंतराकोशिकी, तो उस परिस्थिति में चूषकांग पाए जाते हैं। और अगर इंटरसेलुलर के साथ में इंट्रासेलुलर, मतलब कोशिकाओं के बीच बीच में जो स्थान होता है उसके अलावा कोशिका के अंदर भी अगर होता है, तो उस परिस्थिति में वो सीधे ही कोशिकाओं से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूरे जीवन चक्र में इसमें सिर्फ 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, टीलियो बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु। जो बेसिडियो बीजाणु होते हैं उनको स्पोरिडिया भी बोलते हैं। टीलियो बीजाणु को कई नामों से जाना जाता है। इनको टीलियो बीजाणु भी बोलते हैं, क्लामाइडोस्पोर भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बनने की जो प्रक्रिया है वो उसी प्रकार से है। इनको रेस्टिंग स्पोर्स या निष्टेष्ट बीजाणु भी बोलते हैं, या कंड बीजाणु भी बोलते हैं। और ये पुष्प के अंडाशय के में ही पाए जाते हैं अधिकांशतः, और कभी कभी किसी अन्य अंग में भी, जैसे अस्टिलैगो जो सिटामिनी है जो कि गेहूँ उस पर गन्ने पर पाया था, उसके अंदर दूसरे पार्ट्स में भी होते हैं। टीलियो बीजाणु अगर आप देखेंगे तो ये बहुत मोटी भित्ति युक्त होते हैं, द्विकेंद्र की होते हैं प्रारंभ में, और बाद में फिर ये दोनों केंद्रकों के संलयन के कारण से फ्यूजन ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई ये यूनिकैरियोटिक मोनोकैरियोटिक हो जाते हैं। तब वो जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। और यदि 2 केंद्रक होते हैं डाइकैरियोटिक परिस्थिति में, दोनों जो केंद्रक होते हैं वो हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं। बल्क में समूह में इनका रंग काला होता है, अगर इंडिविजुअली आप देखेंगे तो ब्राउनिश कलर के होते हैं ये। और ये टीलियो बीजाणु अंकुरित होकर के बेसिडिया बनाते हैं। बेसिडियम में अर्धसूत्राणु विभाजन होता है, मियोसिस होता है, और उससे फिर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये स्पोरिडिया कहलाते हैं, बेसिडियो बीजाणु कहलाते हैं। इनका संख्या जो होती है वो निश्चित नहीं होती, इन द सेंस कि ये जो होते हैं मुकुलन के द्वारा बनते हैं। तो जो 4 कोशिकाएं बेसिडियम के अंदर बनती हैं, जैसे आपके चित्र में देख रहे हैं 4 कोशिकाएं हैं, उनमें से प्रत्येक से बेसिडियो बीजाणु निकलते हैं। एक कोशिका से एक से ज़्यादा बीजाणु बन सकते हैं, और यहाँ पर मुकुलन से होता है, स्टरिगमेटा नहीं पाया जाता। जैसे पक्सीनिया में स्टरिगमेटा होता है, उस प्रकार का प्रांगुल यहाँ पर नहीं मिलता है, मुकुलन के द्वारा होता है। और जो बेसिडियोस्पोर बन जाता है या स्पोरिडियम बन जाता है, वो भी मुकुलन के द्वारा दूसरे उसको
जन्म दे सकता है दूसरे स्पोरिडियम को या बेसिडियोस्पोर को। इसीलिए यहाँ पर जो बेसिडियो बीजाणु की संख्या होती है वो 4 से अधिक होती है। ठीक है। अस्ट्रेलाजिनेसी फैमिली में अगर आप देखेंगे तो टीलियो बीजाणु के अंकुरण से प्रोमाइसिलियम बनती है, या प्राक कवक तंतु या प्रोमाइसिलियम कह सकते हैं। 4 कोशिकीय होती है और हर एक कोशिका से एक से ज़्यादा बेसिडियोस्पोर्स बर्डिंग के द्वारा बनते हैं। इनके जो मेंबर्स हैं उनमें अस्टिलागो है, टोलिपोस्पोरियम है। अस्टिलागो की काफ़ी सारी प्रजातियाँ हैं जो कि संक्रमण करती हैं पौधों पर अलग अलग प्रकार के। अब हम जीनस की बात करते हैं। अगर वर्गीकरण देखें तो ये प्रभाग यूमाइकोटा है, उपप्रभाग बेसिडियोमाइकोटिना है, क्लास टीलियोमाइसिटीज है, ऑर्डर एस्टिलैजिनल्स अस्टिलैजिनेसी। अस्ट्रेलियागो की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, इनमें से 105 स्पीशीज़ भारत में पाई जाती हैं और सभी एकाश्रयी हैं। एकाश्रयी मतलब कि इनका जो भी जीवन चक्र है वो एक ही परपोषी पर या होस्ट पर पूरा कंप्लीट हो जाता है लाइफ साइकिल। इसके विपरीत पक्सिनिया में हमने देखा था कि जो उनका जीवन चक्र होता है वो 2 अलग अलग प्रकार के पौधों पर कंप्लीट होता है। कुछ अवस्थाएं एक पौधे पर होती हैं, प्राथमिक परपोषी पर, और एक दूसरी एकांतर परपोषी पर, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोइशियस या भिन्नाश्रयी। यहाँ पर ये एकाश्रयी होते हैं। कंडरोगकारी बहुत सारे पौधों में विशेषतः ग्रैमनीकुल में बहुत सारा इनका संक्रमण होता है और वहाँ पर जो पुष्पक्रम होता है, बाली जो होती है वो संक्रमित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अस्ट्रेलियागो हर्डाई है, जौ के अंदर आवृत कंड पाया जाता है। अस्ट्रेलियागो न्यूडाटिटिसाई है, गेहूं में अनावृत कंड होता है। अस्ट्रेलियागो मैडिस में मक्का का कंड रोग होता है इसके अंदर। अस्ट्रेलियागो सिटामिनी जो कि गन्ने में विप्समट, इसमें जो गन्ने की जो बाली के बिल्कुल पास वाली पत्ती होती है जिसको हम फ्लैग लीफ बोला करते हैं, वो फ्लैग लीफ जो है वो पूरा का पूरा पत्ती पर बीजाणु बनते हैं और वो चाबुक की तरह से नज़र आती है। फिर अब यदि अस्ट्रेलियागो का संरचना देखें, सुकाय संरचना कह लीजिए या काइट संरचना, तो उसमें कवक जाल होता है जो कि अंतरा कोशिकीय होता है अस्ट्रेलियागो में। पटयुक्त है, सिंपल पट होते हैं और ब्रांच्ड और हाईलाइन होते हैं। 2 प्रकार के माइसीलियम, जैसे मैंने कहा कि प्राथमिक माइसीलियम जो है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है जो बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से बनता है, और सेकेंडरी माइसीलियम द्विकेंद्रकी भवन के उपरांत बनता है। द्विकेंद्रकी भवन की कई सारी प्रोसीजर्स हैं जिनके माध्यम से द्विकेंद्रकी भवन हो सकता है। प्राथमिक जो कवक जाल होता है यदि बनता है, अधिकांश प्रजातियों में प्राथमिक कवक जाल परपोषी पर संक्रमण नहीं कर सकता, मीन्स होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस अस्ट्रेलियागो की प्रजातियों में पाया गया है, वो है अस्ट्रेलियागो माइडिस। अस्ट्रेलियागो माइडिस में जो स्पोर है बेसिडियो स्पोर वो जर्मिनेट करते हैं और हैप्लॉइड माइसीलियम जो परपोषी के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, नरम ऊतक होता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर एंटर करने के बाद में वहाँ उनका द्विकेंद्रकी भवन होता है या डाइकर्टाइजेशन होता है। अदरवाइज अधिकांश जो जितनी भी प्रजातियां हैं अस्ट्रेलियागो की, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उनमें सब में जो होस्ट या जो परपोषी होता है उसके अंदर जो एंट्री होती है वो डाइकर्टाइजेशन के बाद में होती है। द्विकेंद्रकी भवन की कई सारी प्रक्रियाएं जैसे मैंने बताया था। मोस्टली जो इसकी स्पीशीज़ होती है वो विषमजालिक होती है, मीन्स डाइकर्टाइजेशन के लिए हमें अलग अलग प्रकार का माइसीलियम, अलग अलग प्रभेद का माइसीलियम चाहिए तभी उनमें जो ये प्रक्रिया है ये पूरी हो सकती है। तो पहला जो तरीका है वो है बेसिडियो बीजाणु संलयन या कॉन्जुगेशन और फ्यूजन ऑफ द बेसिडियो स्पोर्स। ये अस्ट्रेलियागो वायलेसिया में पाया जाता है। इसमें जो बेसिडियोस्पोर होता है या स्पोरिडियम कह लीजिए, उसका साइटोप्लाज्म एक स्पोरिडियम से दूसरे स्पोरिडियम में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो जो एक कोशिका होती है वो डाइकैरियोटिक हो जाती है और इसी से फिर जो कवक जाल बनता है वो द्विकेंद्रकी कवक जाल बनता है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड जो अवस्था है, हैप्लॉइड प्राथमिक वाली जो स्टेज है वो सिर्फ बेसिडियो बीजाणु तक ही सीमित है, उसके बाद में फिर सीधा डाइक्रोटिक स्टेज आ जाती है। दूसरा तरीका जो है वो है अंकुरण नलिका द्वारा संयुग्मन, मीन्स यूनियन ऑफ द जर्म ट्यूब्स। ये अस्ट्रेलियागो हर्डाई में पाया जाता है जहाँ पर कि बेसिडियो बीजाणु
जैसे ये है टीलियोस्पोर्स बना, टीलियोस्पोर के अंकुरण जर्मिनेशन से ये सेप्टेड बेसिडियम बना, बेसिडियम से फिर बेसिडियो बीजाणु बने। ये दोनों अलग अलग प्रभेद के बीजाणु जो हैं वो अंकुरित होते हैं, अंकुरण नलिका बनाते हैं। और किसी जगह पर ये विपरीत प्रभेद के जो अंकुरण नलिकाएं होती, जर्मिनेशन ट्यूब्स होती हैं, जर्म ट्यूब्स, ये आपस में कांटेक्ट में आती हैं, संपर्क में आती हैं। वहाँ से कॉन्टैक्ट वॉल डिजॉल्व होकर के एक से दूसरी जर्म ट्यूब के अंदर इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, न्यूक्लियस का भी और साइटोप्लाज्म का। इस तरह से डाइकैरोटाइजेशन या द्विकेंद्र की भवन होता है। ये अस्टिलागोमाइडिस में अस्टिलागोहर्डाई में पाया जाता है जर्म ट्यूब फॉर्मेशन के द्वारा। देन तीसरा है संक्रमण सूत्र संलयन द्वारा, या फ्यूजन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड्स। अस्टिलागोन्यूडा के अंदर आप और भी रिडक्शन देखेंगे, बेसिडियोस्पोर भी नहीं बनते यहाँ पर। अस्टिलागोन्यूडा जो है उसका जो टीलियो बीजाणु होता है वो अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और बेसिडियम बनने की प्रक्रिया होती है। जो प्रोमाइसिलियम बनता है उसके अंदर न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हो जाता है, डाइकैरोटिक न्यूक्लियस का, और वो डाइकैरोटिक न्यूक्लियस में मियोसिस होता है, 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो बेसिडियम से ये जो थ्रेड बनता है, प्रॉपर बेसिडियम की बजाय इन्फेक्शन थ्रेड होता है, और इसमें ही हैप्लॉइड एक से दूसरे में पतला सा, हर कोशिका से पतला सा इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। वो किसी दूसरी कोशिका के संपर्क में आता है इसी की, और उनका न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हो जाता है संक्रमण सूत्र से, और इन दोनों के फ्यूजन से डाइकैरोटिक जो सेल बनती है उससे फिर डाइकैरोटिक माइसीलियम बनती है। तो देखिए कि इतने में इसमें कितना रिडक्शन हो गया प्रोसेस का, कि बेसिडियोस्पोर भी नहीं बना एक्चुअली, और सीधा बस टीलियोस्पोर के अंकुरण से जो प्रोमाइसीलियम सा बनता है उसमें सेल्स बने, उनके आपस में संलयन के द्वारा डाइकैरोटाइजेशन हो गया। तो जो प्राइमरी फेज़ है, जो हेप्लॉइड फेज़ है, वो बहुत कम, बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। चौथी प्रक्रिया जो है वो है कि बेसिडियोस्पोर और प्राथमिक कवक तंतु संलयन। इसमें एक बेसिडियोस्पोर रहता है और दूसरा जो बेसिडियोस्पोर होता है वो थोड़ा सा छोटा सा जर्म ट्यूब टाइप का संरचना बनाता है, और यहाँ से बेसिडियोस्पोर से उसका जो कवक तंतु बनता है उसमें न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हो करके, और फिर जब डाइकैरोटिक माइसीलियम ये सेल बन जाता है, उसके डाइकैरोटिक सेल से भी डाइकैरोटिक माइसीलियम बनता है। पांचवा जो प्रोसेस है प्राथमिक तंतु संलयन, ये अस्टिलागोमाइडिस में पाया जाता है, जहाँ पर कि प्राथमिक कवक जाल बनता है। बहुत बड़ा कवक जाल नहीं बनता, छोटा थोड़ा सा ऐसे ही बनता है, अल्पकालिक होता है। तो ये दोनों जब अंकुरित होते हैं, प्राथमिक कवक जाल बनाते हैं, किसी अवस्था में आसपास में जब जर्मिनेट होते हैं, तो ये कवक तंतु एक दूसरे के संपर्क में आकर के और इनसे द्वितीयक माइसीलियम बनता है, और ये द्वितीयक माइसीलियम पूरे उसमें स्प्रेड कर जाता है। इनमें रिप्रोडक्शन देखेंगे तो टीलियो बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु के द्वारा होता है। टीलियो बीजाणु सेकेंडरी माइसीलियम में बनते हैं, जो कि सभी अंगों में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ग्रोइंग पॉइंट पर ये कि पीछे पीछे ये ग्रो करती रहती है, और बहुत ही माइल्ड स्टेज में होता है। ये एकदम से एक्टिव हो जाती हैं जब पुष्पक्रम का निर्माण होना शुरू होता है, या पुष्प जो होते हैं इनके अंदर जो फ्लोरेट्स होते हैं वो बनना, मतलब जब गेहूँ, जौ, मक्का इनके अंदर जब बाली बनना शुरू होती है, उस समय पर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और फिर विशेष रूप से अधिकांश उसमें जो कवक इनका परपोषी का जो अंडाशय होता है, ओवरी होती है, उसमें ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करना शुरू करते हैं, और उसके अंदर फिर जो भी टिश्यू होता है वो करीब करीब सारा जो फंगल हाइफी होती है उससे भर जाता है। और उसके बाद में ये जो कवक तंतु होते हैं उनके हर एक कोशिका जो होती है थोड़ा फूड इकट्ठा करती है, थिक वॉल अपने चारों तरफ बना लेती है, मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, और आप जो वो है वो क्लमाइडो बीजाणु में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो क्लमाइडो बीजाणु होते हैं ये थिक वॉल होते हैं, इन्हीं को हम टीलियोस्पोर बोलते हैं, इन्हीं को हम निश्चेष्ट बीजाणु बोलते हैं या कंड बीजाणु बोलते हैं। ये ब्राउन कलर के हैं, और इकट्ठा जब है तो ब्लैक कलर के दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये टीलियोस्पोर्स होते हैं। टीलियोस्पोर के अंकुरण से फिर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं।
जो जैसे पहले आपने देखा चित्र में आपको दिखाया था, उस तरह से एक छोटा सा प्रोमाइसिलियम बनता है, उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करके मेयोसिस होता है उसमें, और हर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है वो। उसके बाद में हर एक कोशिका से अलग अलग संख्या में बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। आवर्तकंड में टीलियो बीजाणु जो होते हैं, जब हम हार्वेस्ट करते हैं उस समय पर ये बीजों के साथ में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जब बाली निकलती है तो बीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो फटती नहीं है, तो वो बीज उसके अंदर ही रहते हैं। लेकिन जब आप थ्रेशर में डालते हैं इनको तो वो टूट जाती है मेम्ब्रेन्स, और फिर वो या तो मिट्टी में चले जाते हैं या बीजों पर चिपक जाते हैं। जबकि अनावृत कण जो होता है अस्ट्रेलागोन्यूडा, उसके अंदर जब बाली बाहर निकलती है उस समय पर वो जो मेम्ब्रेन होता है वो टूट जाती है, ओवरी वॉल की मेम्ब्रेन, और बीजाणु जो हैं टीलियोस्पोर्स वो एक्सपोज हो जाते हैं। और इस समय पर ये बीजाणु हवा के द्वारा दूसरे पौधों पर पहुंचते हैं और वहाँ अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद में बेसिडियो बीजाणु ये बन करके वहीं पर इन्फेक्शन थ्रेड में ही इसका संक्रमण होकर के डाइकैरोटिक माइसीलियम बनता है, और ये होस्ट में इन्फेक्शन करते हैं। इस तरह से टीलियोस्पोर के अंकुरण से माइसीलियम बनता है। डाइकैरोटिक बेसिडियोस्पोर बन के, बेसिडियोस्पोर नहीं बनता है, न्यूडा में इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, और उससे फिर ये होता है। ये अस्ट्रेलागोन्यूडा का स्टेजेस दिखाई गई जिसमें कि ये इन्फेक्शन ये बना बेसिडियम के लिए, लेकिन इसमें इन्फेक्शन थ्रेड बन करके संक्रमण सूत्र बने। और अब ये डाइकैरोटिक जो संरचना बन गई है, ये अंदर जो पुष्प होते हैं अस्ट्रेलागोन्यूडा के, गेहूं के बाली में जो पुष्प पाए जाते हैं छोटे छोटे पुष्पक, उनके अंदर इनका संक्रमण होता है और वो स्टिग्मा के थ्रू जाते हैं और अंदर ओवरी में सेटल हो जाते हैं। और वहाँ पर जो भ्रूण होता है वहाँ पर जाकर के ये माइसीलियम रहता है। और जब आप बीजों को बोते हैं, उगाते हैं अगले बार में, तब वो जो बीज में माइसीलियम प्रेजेंट होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो इस प्रकार से इनका वो लाइफ साइकिल होता है पूरा। ये टीलियोस्पोर के डिफरेंट स्टेजेस हैं, किस तरह से टीलियोस्पोर्स बनते हैं। और ये इंडिविजुअल टीलियोस्पोर है, जहाँ पर कि यंग टीलियोस्पोर है। ये कोशिका के अंदर बीच बीच में माइसीलियम है, माइसीलियम के बीच में थिक वॉल डेवलप होकर के टीलियोस्पोर बन गया। शुरू में 2 केंद्रक हैं, बाद में दोनों जुड़ करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देते हैं। और ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके द्वारा कि टीलियोस्पोर अंकुरण होकर के बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर डाइकैरोटाइजेशन के प्रोसेसेस दिखाएं। एक प्रोसेस तो यहाँ पर है, इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा बना है, इसमें भी दिख रहा है आपको इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा। यहाँ पर बेसिडियोस्पोर का से जो जॉम ट्यूब बनता है दूसरे को ज्वाइन करता है। ये अस्ट्रेलागोमीडस में है, थोड़ा सा माइसीलियम बनता है, प्राइमरी माइसीलियम, वहाँ संलयन होता है, उसके बाद में फिर डाइकैरोटिक माइसीलियम बनती है। ये अस्ट्रेलागोन्यूडा का लाइफ साइकिल है, इसको हम बाद में भी एक बार देखेंगे। यहाँ पर ये टीलियोस्पोर बने हैं, ये संक्रमण होता है ओवरी के अंदर टीलियोस्पोर के अंकुरण के बाद में इन्फेक्शन। ये इस पे जो स्टिग्मा पे जो प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस है जो आपको दिख रहा है ऊपर, इन्फेक्शन थ्रेड का बनना और डाइकैरोटिक माइसीलियम का बनना। ये फिर अंदर ओवरी में पेनिट्रेट जो करती है वो डाइकैरोटिक माइसीलियम पेनिट्रेट करती है। ये यहाँ भ्रूण के पीछे रहता है, जब सीड को लगाते हैं आप तो भ्रूण के पीछे आकर के ये पौधों में इन्फेक्शन करता है, और फिर ये जब बाली बनती है तो ये तेज़ी से आपको संक्रमण दिखाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉर्न स्मट, मक्का के अंदर जो स्मट होता है, देखिए कितना बड़ा हो गया है ये, इसके अंदर ये सारे ब्लैक कलर के आपको जैसे बुझा हुआ कंडा सा होता है इस तरह का रंग इसका है। इसमें ये सारे टीलियोस्पोर्स बने हुए हैं। ये आवृत कंड है जौ का, जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है ये काले दानों से बना हुआ बाली है। ये लूज मड है जिसमें कि जब निकलती है बाली तभी वो टूट जाती है मेम्ब्रेन, तो ये बिल्कुल लूज रहते हैं और आखिर में आप देखेंगे तो बिल्कुल एक आपको डंडी सी दिखती है खाली, अंत में स्पोर वगैरह सब उड़ जाते हैं, बीज बनता नहीं है। ये अस्ट्रेलागोन्यूडा के टीलियोस्पोर्स हैं जो आपको स्लाइड में इसमें दिखते हैं इस तरह से। ये जो है ये विप स्मट है शुगर केन का, जिसमें मैंने बताया था कि जो बाली जब फूल बनता है उससे पहले जो फ्लैग लीफ होती है वो इस तरह से सोरस में कन्वर्ट हो जाती है। ये ब्लैक कलर का जो पाउडर आप देख रहे हैं ये चाबुक के समान
ब्लैक संरचना, ये असल में फ्लैग लीफ है जो कि सोरस में परिवर्तित हो गई, जिसमें कि टीलियोस्पोर्स बन रहे हैं। इस तरह से एस्टिलागो का लाइफ साइकिल। ये इसके 2 डिजीज़ भी हैं आपके इसमें, लूज मड और कवर्ड्स मड, फिर उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे।